दोस्तों किसी कारणवश मैं पिछला वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। अब हम यहाँ पर इस वीडियो को आगे देखते हैं। हम अकबर, उनके पिताजी हुमायूं और उनके पिताजी बाबर और अकबर के सुपुत्र जहांगीर के काल में बनी विभिन्न स्थापत्य इमारतों को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं मुगल स्थापत्य। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं और जहांगीर महल को देखते हैं। तो ग्वालियर के मानसी ही जो मान महल है उसकी कॉपी है जहांगीर महल। इस किले के दो प्रमुख दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा, हाथी दरवाज़ा भी इसे कहते हैं, जो कि मुख्य प्रवेश द्वार है, और अमर सिंह दरवाज़ा भी एक प्रमुख द्वार है। अब दोस्तों देखो, नागौर शासक अमर सिंह राठौर के नाम पर, नागौर के जो शासक है अमर सिंह राठौर, उनके नाम पर इस दरवाजे का नाम रखा गया है। हम देखते हैं कि अकबर जब चित्तौड़ विजय करता है तो वहाँ पर का जो शासक रहता है वह तो गोल हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो दो सरदार रहते हैं जयमल और फत्ता, वो पूरी वीरता के साथ अपने शासक के साथ छोड़ देने पर भी युद्ध लड़ते हैं। तो यहाँ पर जयमल और फत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है अकबर, और इस किले के बाहर उन दोनों वीर योद्धाओं की वह मूर्तियाँ लगाकर उन्हें सम्मान देता है। अब जहांगीर के समय इस किले में मेवाड़ शासक अमर सिंह और उसके पुत्र कर्ण सिंह की हाथी पर बैठी मूर्तियां किले के अंदर स्थापित की गई। ये बताता है कि मुगलों और राजपूतों के संबंध कितने अच्छे थे। अकबर के किले में जयपुर भवन भी है, अकबर के किले में जयपुर भवन भी है, और औरंगजेब यहीं पर महाराज छत्रपति शिवाजी को नज़रबंद रखता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जयपुर महल आपको कहाँ मिलेगा, जयपुर में नहीं मिलेगा। जयपुर भवन आपको मिलेगा भैया यहाँ पर आगरा में। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो आगरा, जो आगरा कैंट है उसका मुख्य रेलवे स्टेशन, वहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर के आसपास आपको फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा। और फतेहपुर सीकरी आगरा में इनकी राजधानी बनी। तो यहाँ पर 1569 से 1584 ईस्वी तक मुगल राज्य की राजधानी रहती है क्या, फतेहपुर सीकरी। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण राजधानी शहर के रूप में स्थापित होती है। और इस नगर में कुल 9 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य दरवाज़ा आगरा दरवाज़ा कहलाता है। 1572 ईस्वी में भवनों का निर्माण शुरू होता है, जो कि चलता है भैया 8 साल, और 1580 तक ये बनता है। फतेहपुर सीकरी को विजयनगर की संज्ञा दी जाती है। विजयनगर, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो वर्तमान में हम्पी नाम से जानी जाती है। तो भैया विजयनगर जो राजधानी शहर था, उसकी संज्ञा दी जाती है किसको, फतेहपुर सीकरी को, कि भैया विजयनगर जितना फेमस और वैसा ही बहुत ही सुंदर बना है क्या, फतेहपुर सीकरी। यहाँ के कुछ भवनों की बात करते हैं तो दीवान ए आम जो था, बादशाह द्वारा आम लोगों को न्याय प्रदान यहाँ पर करता था। कौन, बादशाह। तो दीवान ए आम आम लोगों के लिए था, स्वाभाविक सी बात है। दीवान ए खास खास लोगों के लिए था। यहाँ पर बादशाह अपने अमीरों के साथ बातचीत करता था। जोधाबाई का महल, जोधाबाई यहरकाबाई ये आमेर की राजकुमारी थी, भारमल की पुत्री थी, और अकबर के साथ इनकी शादी हुई थी। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है जोधाबाई का महल। तो इससे ये भी पता चलता है सबसे बड़ा महल है तो भाई अकबर इनके ज़्यादा करीब था। तो गुजरात और बंगाली शैली में यहाँ पर ये बनती है, और गुजराती शैली का प्रभाव कुछ ज़्यादा हमें यहाँ देखने को मिलता है। बीरबल महल की बात करें तो 2 मंजिला भवन है, और हिंदू वास्तु कला शैली का प्रभाव हमें इसमें मिलता है। भाई पंचमहल की बात करें तो 5 मंजिला ये पंचमहल है, और पिरामिड आकार का है, और बौद्ध शैली का यहाँ पर प्रभाव है। अब सोचो उस समय पर 5 मंजिला इमारत इन्होंने खड़ी कर ली थी, तो ये उस समय की तकनीक को भी दर्शाता है। इसमें प्रथम तल पर 48 स्तंभ है, और सबसे ऊपरी 5वें तल पर हमें 4 स्तंभ देखने को मिलते हैं। तुर्की सुल्ताना का महल भी हमें देखने को मिलता है। पंजाब के कारीगरों ने द्वारा इसे बनवाया गया था, और यह 1 मंजिला भवन है। और पर्सी ब्राउन इस भवन को, जो तुर्की सुल्ताना का महल है, इसको मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहता है। अब ये ध्यान रखना कि वह पंचमहल को नहीं कह रहा है, वह फतेहपुर सीकरी को नहीं कह रहा है, वह कह रहा है कि इसको तुर्की सुल्ताना का महल। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि पर्सी ब्राउन मुगल स्थापत्य कला का रत्न तुर्की सुल्ताना के महल को कहता है। अब दोस्तों हम आते हैं मरियम उज़ ज़मानी का महल। मरियम उज़ ज़मानी जो है, वह जोधाबाई जो अकबर की पत्नी थी,
उनको उपाधि अकबर देता है, तो वही थी। और यहाँ पर जोधाबाई का महल एक और बनता है, मरियम उज़ ज़मानी का महल। और इस महल की दीवारों पर ईरानी शैली के चित्र तथा भगवान हनुमान द्वारा भगवान राम की पूजा करते हुए चित्र, और औरंगज़ेब इस चित्र को नष्ट करवा देता है, हालांकि यह चित्र यहाँ पर बनवाया गया था। फिर बुलंद दरवाज़ा हम देखते हैं, तो गुजरात विजय की याद में अकबर इस बुलंद दरवाजे को बनवाता है। और इसके बाद ही गुजरात क्षेत्र में टोडरमल को वहाँ का सामंत या फिर वहाँ का प्रांतपति नियुक्त किया जाता है। और फिर गुजरात में ही पहली बार आइन ए दहसाला, जो कि इनकी राजस्व पद्धति थी, उसका प्रयोग टोडरमल करता है, और उसके बाद फिर वह पूरे मुगल साम्राज्य में लागू होती है। तो बुलंद दरवाज़ा 1573 से 1602 ईस्वी तक, यानी कि तकरीबन कह सकते हैं कि 27 सालों तक ये बना बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय की याद में था, और इसकी कुल ऊंचाई 173 फीट थी ज़मीन से, और चबूतरे से ऊंचाई थी 134 फीट। यानी कि जो चबूतरा था वो भी हमें काफ़ी ऊंचा देखने को मिलता है, और चबूतरे से इसकी ऊंचाई 134 फीट थी दरवाजे की। और यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर दरवाज़ा माना जाता है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का प्रयोग इस गुम्बद में हमें देखने को मिलता है। किसमें? और इसका गुम्बद जो है बुलंद दरवाजे का, वह किसका है? वह संगमरमर का हमें देखने को मिलता है। अब देखो, बुलंद दरवाज़ा ईरानी अर्ध गुम्बदीय चापा स्कंद शैली से निर्मित है, और दक्कन विजय को बुलंद दरवाजे से भी जोड़कर देखा जाता है कि भैया इसके बाद दक्कन क्षेत्र में इनका प्रसार हुआ। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये हमें कहाँ मिलता है? तो भैया ये हमें मिलता है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हम अक्सर कन्फ्यूज़न होते हैं जब हम मुग़ल काल पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि भैया अकबर, जब उसको बेटा हो जाता है सलीम, तो वह पैदल जाता है सलीम चिश्ती की दरगाह में। तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि अजमेर वाली चिश्ती दरगाह में जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अजमेर में संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती वो है जो भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, और भारत में जो सूफ़ी परंपरा है, सूफ़ी संतों की परंपरा है, उसको भी भारत में लेकर आ रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ में आते हैं, और पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक भी इनसे प्रभावित थे, और बाद में ये अजमेर जैसे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं और वहाँ अपना सेंटर बनाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। वहीं पर से चिश्ती परंपरा का विकास होता है, और उसी परंपरा में आगे चलकर अकबर के काल में एक संत रहते हैं, सूफी संत सलीम चिश्ती। और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के बेटे का जन्म होता है। तो उनके नाम पर वह अपने बेटे का नाम सलीम रख देता है, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर से ये ध्यान रखना कि इनकी राजधानी में ही सलीम चिश्ती की दरगाह थी। यहाँ पर वह पैदल जाता है जब उसके बेटे का जन्म हो जाता है, और वह अक्सर यहाँ पर जाता रहता है। इस्लाम खां का मकबरा देखो, तो ये भी ध्यान रखना है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर बनवा रहा है, और जहांगीर इसे संगमरमर से बनवा देता है। इस्लाम खां का मकबरा वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग इसमें मिलता है। जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर संगमरमर, ये जामा मस्जिद भैया कौन सी है? तो ये जामा मस्जिद है आगरा की, दिल्ली की नहीं। जामा मस्जिद किसको कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र की, जैसे आपका ज़िला होगा तो आपके ज़िले में जो सबसे बड़ी मस्जिद होगी उसको जामा मस्जिद कहेंगे। तो किसी भी एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं। तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके ये बनाई गई, और फर्ग्यूसन ने इस मस्जिद को पत्थर में रूहानी कथा कहा है। तो भैया ये कहता है कि इतनी ज़्यादा अलंकृत और इतनी बेहतरीन डिज़ाइन है कि ऐसा लगता है कि यह पत्थर अब बोलने लगेंगे। तो यहाँ पर फर्ग्यूसन इस जामा मस्जिद को रूहानी कथा कहता है, और ये आगरा की जामा मस्जिद है, ये भी ध्यान रखना। किसी क्षेत्र की सबसे बड़ी मस्जिद को क्या कहते हैं? जामा मस्जिद। अब इसके बाद में देखिए अकबर का हमने स्थापत्य देख लिया। अब हम जहांगीर के स्थापत्य कला को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में हमें देखने को मिलता है। सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा के पास। इसे कौन बनवाता है? इसे शुरू तो करता है अकबर, लेकिन वह पूरा नहीं होता।
जहांगीर इसको बनवाता है और जहांगीर इसका निर्माता था। और जहांगीर के पिताजी ने, जो अकबर थे, उन्होंने डिज़ाइन कर दिया था कि बेटा अगर मैं मर गया तो मेरा मकबरा जो रहेगा वो कुछ इस तरह से बन पाना। तो जहांगीर अपने पिता अकबर के निर्देश पर उनकी डिज़ाइन के हिसाब से उनके मकबरे को बनवाता है। अब सिकंदरा को बाहिस्ताबाद भी कहा गया है। यह मुगल काल का पहला ऐसा स्थापत्य है जो गुंबद विहीन है। तो हमें अकबर के मकबरे में गुंबद देखने को नहीं मिलती है। इस मकबरे में चारों कोनों पर 4 मीनारों का प्रयोग हुआ है और यह मुगल स्थापत्य की पहली रचना है जिसमें मीनारों का प्रयोग हमें मिलता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखना कि ये हिंदू और बौद्ध शैली का प्रभाव हमें इस मकबरे में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस मकबरे की दीवार पर चित्र चित्रित किए गए थे, जो कि हमें ये बताता है कि अकबर भारतीय संस्कृति से कितना ज़्यादा प्रभावित था। हालांकि बाद में औरंगज़ेब ने इन चित्रों को मिटवा दिया। तो हमें अकबर के मकबरे में क्या क्या देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ पर गुम्बद नहीं है। दूसरी बात, इसमें भारतीय कला का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है और इसमें मीनारों का प्रयोग है। और एक ऐसी इमारत है मुगल काल की जिसमें हमें मीमारों का प्रयोग पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि बहुत सारी इमारतों में शाहजहाँ के काल में हम देखेंगे कि चाहे ताजमहल हो या फिर अन्य इमारतें हो, मीनारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चित्र, जो जीवित लोग हैं उनके चित्र यहाँ पर चित्रित किए गए थे। तो इन चित्रों को क्या कहते हैं कि भैया बाद में फिर औरंगज़ेब ने इन चित्रों को मिटवा दिया, क्योंकि औरंगज़ेब कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और शरीयत के हिसाब से जीवित लोगों के चित्र नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पर अहमद-दौला का मकबरा, अहमद-दौला कौन था? तो ये नूरजहाँ का पिता था और जहांगीर का ससुर था। तो ये आगरा में अहमद-दौला का मकबरा बनवाता है और नूरजहाँ के ये पिता थे और नूरजहाँ द्वारा इसका निर्माण होता है। सफ़ेद संगमरमर से यह निर्मित पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का होता है। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे भी क्या कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी। लेकिन हमने पढ़ा कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। दोस्तों, पैतरा-दुहरा पद्धति का मुगल स्थापत्य में पहली बार प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? अहमद-दौला के मकबरे में। ईरानी शैली में यह निर्मित था और जहांगीर का मकबरा फिर बनता है। जहांगीर इसका डिज़ाइनर था और उनकी पत्नी नूरजहाँ इसे बनवाती है शाहदरा लाहौर में। कहाँ पर? शाहदरा लाहौर में। तो यहाँ पर देखना, इसका मकबरा हमें कहाँ मिल रहा है? लाहौर में हमें इसका मकबरा देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में शालीमार बाग कश्मीर में जहांगीर द्वारा बनवाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले ये बताया था कि जो पिछले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि शाहजहाँ इस शालीमार को बनवाता है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। यहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर क्षेत्र में कौन करवा रहा है? जहांगीर करवा रहा है। और निषाद बाग भी कश्मीर का एक प्रमुख बाग है। इसको कश्मीर में जो आसफ खां द्वारा जहांगीर के काल में बनवाया जाता है। आसफ खां कौन है? तो आसफ खां नूरजहाँ का भाई है और शाहजहाँ का ससुर है। तो यहाँ पर आसफ खां इस निषाद बाग को जहांगीर के काल में उसके धन से बनवाता है। तो यहाँ पर कुछ स्थापत्य कला, कुछ इमारतों के बारे में हमने बात की और पढ़ने से ये आपको पता लगा होगा कि कितना ज़्यादा प्रभावी इनका स्ट्रक्चर रहा और कितनी अच्छी इमारतों का निर्माण इन्होंने करवाया। आगे जब आप तस्वीरें देखेंगे, ब्लॉग्स देखेंगे, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यही कारण है कि गुप्त काल के बाद मुगल काल को स्थापत्य कला शैली का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है, दूसरा गोल्डन एरा कहा जाता है भारत के इतिहास में। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त। आखिर में बस इतना ही, उड़ गए हो तो ईश्वर का शुक्रिया करो, क्योंकि हर जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।